दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है चंदन झा और आप मुझे वार्ता समाचार और मेट्रो वार्ता के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि मेरे बाजू के विंडो में एक वीडियो चल रहा है। जो वीडियो 2 दिन पुराना है। 16 तारीख को ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। एक ऐसे क्षेत्र में हमला किया है जहां ईरान बार बार पाकिस्तान को चेतावनी देता रहा कि भैया पाकिस्तान, तुम्हारे इस क्षेत्र में जो आतंकी संगठन है वो हमारे देश में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। लेकिन भैया सीधी सी बात है, पाकिस्तान को समझाए तो समझाए कौन। और आखिरकार 16 तारीख को 16 जनवरी 2024 को ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले कुछ हिस्से पे बमबारी की, मिसाइल से और ड्रोन से अटैक्स किए। हालांकि पाकिस्तान का ये कहना है कि इसमें हमारे 2 नागरिक भी मारे गए हैं या घायल हुए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान दावा कर रहा है कि हमने भी ईरान के उन क्षेत्रों में हमला किया है जिसमें ईरान के वो आतंकी गुट हैं जो पाकिस्तान को अस्थिर कर रहे हैं। तो खैर, पाकिस्तान जैसे देश को कौन अस्थिर कर सकता है, क्योंकि बाहर के आतंकी संगठनों को की कोई आवश्यकता नहीं है, बाहर के देशों को कोई आवश्यकता नहीं है पाकिस्तान को अस्थिर करने। खैर, ये पूरी कहानी क्या है वो मैं आपको बतलाता हूँ। क्या हुआ, नहीं हुआ, कब हमला हुआ, किस क्षेत्र पे हमला हुआ, ईरान और पाकिस्तान की स्थिति क्या है, ईरान और पाकिस्तान में दोस्ती कितनी गहरी है या दुश्मनी कितनी गहरी है, ईरान ने कब मान्यता दिया, बहुत सारी चीजें हैं। मैं सबको बारी बारी से आपको बता रहा हूँ। देखिए, तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं बारी बारी से बताऊंगा। पूरा जो टाइमलाइन है पहले मैं वो आपको बतला दूं कि इसमें सांप की भी, स्नेक के बारे में भी कहा गया है कि किन नेता ने कहा, किस ग्लोबल लीडर ने कहा और किस हमारे देश के नेता ने कहा कि भैया हाथे में सांप नहीं पालना चाहिए, क्योंकि वो सांप सबसे पहले आप ही को डसेगा, पड़ोसी को बाद में। खैर, ये सारी बातें मैं आपको बतलाता हूँ। ये टाइमलाइन क्या है, कैसे क्या घटना घटी, क्या रिलेशंस है। 16 जनवरी 2024 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मिसाइलों और ड्रोन से हमला हुआ और इसकी जिम्मेदारी ईरान ने ली और कहा कि हमने आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों को उड़ाया है। ये वो आतंकी संगठन है जिससे सबसे ज्यादा ईरान प्रभावित था। ये गुट ईरान पे हमला करने के लिए काफी कुख्यात रहा है, प्रख्यात रहा है, और जिसको रोकने के लिए बार बार ईरान ने पाकिस्तान को कहा। और आखिरकार जब पाकिस्तान नहीं मानता है तो ईरान ने हमला कर ही दिया। ये गुट ईरान पर हमले के लिए कुख्यात रहा है। इसका बेस ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बसे इलाकों में है। ईरान ने पहले भी कई दफा पाकिस्तान को चेतावनी दी कि भैया ये जो आतंकी संगठन है जैश अल अदल, इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करो, इसको बैन करो और इसे वहां अपने जगह से हटाओ, नस्ते नाबूद करो। लेकिन कहते हैं ना, एक बार जब आदत लग जाती है तो फिर आदत लग जाती है साहब। तो हो गया पाकिस्तान के साथ खेल। अब ईरान जैसे देश ने भी उस पर हमला कर दिया। तो 16 जनवरी पे हमला, 16 जनवरी 2024 को हमला कर दिया। जो आप बाजू के विंडो में देख रहे हैं क्या स्थिति रही और कैसे रही। अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान ने इस हमले की कड़ी निंदा की है, बहुत तगड़े तरीके से कड़ी निंदा की है, और बोला है कि यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है, करारा जवाब मिलेगा। मतलब मुझे लगता है कि प्रकाश झा की फिल्म राजनीति इन्होंने देख ली है, और जब मनोज वाजपेयी कहते हैं करारा जवाब मिलेगा, कुछ ऐसा ही पाकिस्तान बोल रहा है। खैर, वो रियल लाइफ थी, ये रियल लाइफ है। देखते हैं कौन किसको करारा जवाब देगा। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही दिलचस्प सा फैक्टर है कि जब ईरान की फौज पाकिस्तान पे हमले की तैयारी कर रही थी, उसी वक्त सेम टाइम जो पाकिस्तान के एडहॉक टेम्पररी प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है अनवारुल हक, वो ईरान के विदेश मंत्री के साथ हाथ मिला रहे थे। मतलब किसी कार्यक्रम में, ऐसा नहीं कि भैया हाथ मिला करके पीछे से छुड़ा घोंपने वाला काम ईरान ने नहीं किया। ईरान ने ऑलरेडी पहले बार बार पाकिस्तान को चेतावनी दी, लेकिन पाकिस्तान मानने से रहा। खैर, अब
कहानी ये है कि भैया हमला क्यों हुआ, ये जैश अल अदल की कहानी क्या है, और क्या इसके बाद ईरान और पाकिस्तान आपस में भिड़ेंगे, क्या होगा वैश्विक परिदृश्य, उसी पे मैं चर्चा कर रहा हूँ आज। जो नोट्स है हमारे पास उसी पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि भैया पाकिस्तान जैसा मुल्क जो भारत से आजाद हुआ, भारत से अलग हुआ 14 अगस्त 1947 को उसे आजादी मिली। दो मुल्क एक साथ आजाद होते हैं, एक मून पे पहुंच गया, सूर्य के आसपास घूम रहा है, और दूसरा आज भी तार काटने में लगा है। खैर भैया अपनी अपनी किस्मत है और अपना अपना मेहनत है। तो हालांकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं भारत के अंदर जो पाकिस्तान के हितैषी हैं, पता नहीं इस इशू पे वो क्या सोचें। खैर पूरी बात मैं बताता हूँ कि क्यों हमला किया था ईरान ने, क्या रीजन है, कैसे है, सारी चीजें। हाँ अभी परमानेंट सिनेरियो ये है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में कहीं जंग ना हो जाए, क्योंकि ईरान ने 2 दिन पहले हमला किया और आज पाकिस्तान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना प्रेस रिलीज जारी किया और कहा हमने भी ईरान के कुछ हिस्सों में हमला किया है। मगर एक समय तक ये दोनों बहुत बड़े लंगोटिया यार हुआ करते थे, चट्टी बट्टी फ्रेंड हुआ करते थे। इन दोनों देशों के बीच में लगभग 900 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर शेयर होता है, जिसका निर्धारण 1950 में इन दोनों की आपसी सहमति से हुआ था। ये सीमा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत को ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान से अलग करती है, और यही वो क्षेत्र है सिस्तान बलूचिस्तान ईरान का, जिसपे पाकिस्तान दावा कर रहा है कि हमने भी ईरान के ऊपर इस क्षेत्र में हमला कर दिया, क्योंकि ईरान ने भी कुछ ऐसे आतंकी संगठनों को पाल पोस के रखा हुआ है जो पाकिस्तान को अस्थिर कर रहे हैं। तो सुनने में बड़ा अफसोस लगता है कि पाकिस्तान जैसे मजबूत मुल्क को, पाकिस्तान जैसे मतलब परमाणु वाले एटम बम जिस देश को के पास है, उसको ईरान अस्थिर कर सकता है। हजम नहीं हो रही है हाजमोला खाने के बाद भी। खैर पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजाद होता है भारत से अलग होकर के, और उसी दिन ये समझिए क्या पॉलिटिक्स है, क्या वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, क्या जियो पॉलिटिक्स है कि सेम डे सबसे पहला देश होता है ईरान जो पाकिस्तान को मान्यता देता है और अपने डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित कर लेता है। फरवरी 1955 में नाटो के तर्ज पर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो की स्थापना हुई, जिसमें पाकिस्तान और ईरान दोनों इसके मेंबर हैं। पता नहीं अब रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कह नहीं सकते। 1965 और 61 की जंग में, भारत और पाकिस्तान के जंग के बारे में सभी लोग जानते हैं, इसमें ईरान ने पाकिस्तान की मदद की थी। 1965 के युद्ध में पाक फाइटर जेट्स बचने के लिए ईरान की ओर भाग जाते थे और वहां ईरान के एयरफोर्स के द्वारा इन्हें फ्यूलिंग किया जाता था। इनके जेट्स शरण भी मिलती थी और फ्यूल भी दिया जाता था। समझिए पहले की क्या स्थिति थी, भारत को घेरने के लिए हमेशा से कितने देश लगे हुए हैं। और आज इस कार्यक्रम में ये सारी चीजें बताने के बाद में मैं बोलूंगा कि आखिर क्या रीजन है, आगे क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। भविष्य दिख रहा है, विश्व के सभी लोगों को भविष्य दिखने लगा है, क्या स्थिति होने वाली है। उस वक्त रेजा शाह पहलवी के शासनकाल में ईरान पाकिस्तान का सबसे बड़ा डोनर था। मतलब पाकिस्तान को किसी भी चीज की आवश्यकता होती थी तो ईरान सबसे पहले खड़ा होता था। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और उसके बाद शाह साहब की कुर्सी चली गई। फिर इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई और इसमें पाकिस्तान सबसे आगे रहा मान्यता देने में। सोचिए एक ऐसा राजा रेजा शाह पहलवी, जिन्होंने जब तक उनका शासन था तब तक पाकिस्तान को काफी डोनेट किया, लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद जब उनकी सरकार चली जाती है, कुर्सी चली जाती है और इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना होती है, तो सबसे पहले पाकिस्तान ने उसे मतलब सबसे पहले क्या मान्यता देने वालों में सबसे अग्रणी पंक्ति में पाकिस्तान जैसा देश मुल्क खड़ा था। फिर 1980 में ईरान इराक की जंग हुई, सभी को पता है। तब पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया। इस समय अफगानिस्तान में सोवियत संघ घुसा, मुजाहिदीनों ने जंग की शुरुआत की, उन्हें पाकिस्तान का साथ मिला।
पैसा अमेरिका, सऊदी अरब और दूसरे सुन्नी इस्लामिक देशों से आ, आता था। इनकी मदद के लिए ईरान ने भी मदद किया मुजाहिदीनों की, मगर ताजिक मूल के लोगों, समझिए मुजाहिदीनों में भी डिफरेंशिएशन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, इस्लाम में जो है कोई अलग अलग मूल नहीं होता, सब एक होते हैं। लेकिन ताजिक लोगों को ही ईरानियों ने, ईरान के जो उस समय शासनाध्यक्ष थे, शासन जो करते थे, उन्होंने सिर्फ ताजिक लोगों को ही उस समय फंड अरेंज किया, फिनांस अरेंज किया। 1980 का दशक बीतते बीतते ईरान इराक का युद्ध भी समाप्त हो जाता है, सोवियत संघ को भी अफगानिस्तान से निकलना पड़ता है। फिर अफगानिस्तान में नई लड़ाई शुरू हो जाती है, मुजाहिदीन आपस में ही लड़ने लगते हैं कि भैया कौन मजबूत, तू बड़ा कि मैं बड़ा, आ जा मैदान में, आ जा 47 लेके आ जा, 56 लेकर के आ जा, आज देख ही लेते हैं। सीधी बात, नो बकवास होने लगा। पाकिस्तान ने उनको साधने की कोशिश की, वो अफगानिस्तान में किंग मेकर की भूमिका हासिल करना चाहता था। किंग मेकर शब्द सुन के आपको ये नहीं लगता है कि बड़ा भारत में बड़ा प्रचलित सा शब्द है? राजनीति में क्षेत्रीय पार्टी पहले कभी किंग मेकर की भूमिका में होती थी, लेकिन आज बेचारी खुद मेकर हो जाए वही सबसे बड़ी बात है। खैर, वहां पे पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर किंग मेकर की भूमिका में आना चाहता था, बात नहीं बनी तालिबान बनाने की। उसके बाद पाकिस्तान ने तालिबान बनाने की मदद की। 1996 में तालिबान ने काबुल पे कब्जा कर लिया। तालिबान सुन्नी इस्लामी गुट था, उसने शिया मुस्लिमों को निशाना बनाना शुरू किया। इससे ईरान खफा हो गया। उसने अहमद शाह मसूद के नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया। मसूद को भारत के साथ, जो अहमद शाह मसूद था, उसको भारत का भी साथ मिला। फिर 1998 की एक घटना है जो हम सभी को जाननी चाहिए। हम सभी को जानना इसलिए आवश्यक है कि इससे अब बहुत सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। 1998 में मजार शरीफ में 11 ईरानी नागरिकों की हत्या हो गई। इनमें से 8 डिप्लोमेट्स थे। ईरान ने आरोप तालिबान पे लगाया। अफगान बॉर्डर पर 3 लाख की फौज उतार दी। बाद में किसी तरह मामला शांत हुआ। अच्छा, ये जो ईरानी थे मरने वाले सभी मुसलमान ही थे, दूसरे रिलीजन के लोग नहीं थे। बाद में किसी तरह मामला शांत हुआ। चूंकि तालिबान के पीछे पाकिस्तान था, इसलिए तनाव का असर ईरान के साथ रिश्तों पे भी पड़ा। और ये वो वक्त था तब से पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते कमजोर होने लगे, क्योंकि रिश्ते लालच पे नहीं बनते हैं, आपसी सद्भाव, प्यार और भाईचारे पे बनते हैं। लेकिन इन दोनों मुल्कों ने एक दूसरे से लालच में जाकर के रिश्ते बनाने की कोशिश की, और उसका परिणाम आज सारा विश्व देख रहा है। फिर 11 सितंबर 2001 की तारीख आ गई। अमेरिका पे आतंकी हमला होता है। उसके बाद अमेरिका कहाँ पहुंचता भैया? अपने फौज को लेकर के पहुंच जाता है अफगानिस्तान। वॉर ऑन टेरर की शुरुआत होती है। तालिबान को सत्ता से हटा दिया जाता है। पाकिस्तान भी शामिल हो जाता है अमेरिका के साथ। उसको खुद को तालिबान से अलग दिखाना पड़ा। इस घटनाक्रम ने ईरान, पाकिस्तान और अमेरिका को एक ही कतार में लाके खड़ा कर। कुछ समय तक ईरान ने वॉर ऑन टेरर को सपोर्ट भी किया, मगर अमेरिका के साथ पुरानी रंजिश भारी पड़ी। ईरान अलग हो जाता है। वॉर ऑन टेरर खत्म अगस्त 2021 में समाप्त हो जाता है। क्या होता सभी को पता है। अमेरिकन चले जाते हैं। अफगानी बेचारे जहाज पर लटक के जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। खैर, तालिबान की सत्ता में वापसी हुई। उसने वादा किया कि अब पहले जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। इस बार भी तालिबान को पाकिस्तान का साथ मिला, मगर उसकी ये भूल थी। तालिबान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लीडर्स को शरण दी। टीटीपी को पाकिस्तान आतंकी संगठन मानता है। इस गुट ने पाकिस्तान में कई बड़े हमले किए। इसको लेकर पाकिस्तान अपनी नाराजगी जता चुका है। कहते हैं ना कि जब दूसरे के लिए तुम कांटे बबूल बोओगे तो आम कहां से पाओगे। कब तक भारत जैसे समृद्ध देश को कमजोर बनना करने में तुम लगे रहोगे? आज वही कांटे तुम्हें इतने चुभने लगे कि पता नहीं कौन कौन से बीमारी, कहां कहां से बीमारी होने लगी। खैर, अब तालिबान की ये स्थिति हो गई है आज के डेट में कि वो पाकिस्तान को भी लताड़ देता है। तालिबान की वापसी का असर ईरान पे भी पड़ता है। अफगानिस्तान के साथ उसकी 1972
किलोमीटर लंबी सीमा है। मतलब अगर दिल्ली से पटना आप जाएंगे उतनी लंबी सीमा है। ईरान के चरमपंथी संगठनों को अफगानिस्तान में सुरक्षित पनाह मिलती रही, क्योंकि भैया दोनों तरफ चरमपंथी हैं। चरमपंथियों का सबसे बड़ा पनाहगार कभी पाकिस्तान हुआ करता था और आज अफगानिस्तान है। इसको लेकर काफी बार झड़प भी हो चुकी है। इसमें कई ईरानी सैनिक और तालिबान लड़ाकों की मौत भी हुई। ईरान जो इल्जाम अफगान तालिबान पे लगा था, उसी के आधार पे पाकिस्तान को भी लताड़ता रहता। आतंकियों को शरण देने में पाकिस्तान पे आरोप लगाता रहा। हालांकि यहाँ पर मामला दो तरफा है। पाकिस्तान भी ईरान पे चरमपंथियों को उकसाने का इल्जाम लगाता रहा। पाकिस्तान और ईरान दोनों देशों में बड़ी संख्या में बलोच आबादी रहती है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत में, जबकि ईरान ने सिस्तान बलूचिस्तान में, पाकिस्तान वाले हिस्से में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोच नेशनलिस्ट आर्मी और बलोच रिपब्लिकन आर्मी जैसे गुट एक्टिव किए। पाकिस्तान का आरोप है कि इन्हें ईरान से पैसा और सपोर्ट मिलता है। ईरान वाले हिस्से में जंदुल्लाह और जैश अल अदल जैसे गुट काम करते हैं। अब ईरान का इन पे आरोप है कि उनको पाकिस्तान का साथ मिलता है। जानकार कहते हैं कि दोनों देश एक दूसरे के चरमपंथी गुटों का इस्तेमाल अपने हितों को साधने के लिए करते हैं। इसका पुराना इतिहास रहा है। नतीजतन पाकिस्तान ईरान के सीमाई इलाकों में हिंसा बढ़ती रही। कुछ एग्जाम्पल अब देखिए, मैं बताता हूँ कुछ एग्जाम्पल और अब समझिए। अब देखिए एग्जाम्पल नहीं, यहाँ पे मैं बतलाऊंगा कि हेनरी क्लिंटन और हमारे जो विदेश मंत्री है जयशंकर साहब, उन्होंने एक सांप वाली बात कही थी। वो क्या बात कही थी? सांप, उन्होंने साफ कहा था कि भैया आप अगर अपने अहाते में सांप पालोगे इस उद्देश्य से कि ये हमारा सांप पड़ोसी को काटेगा, तो पड़ोसी को काटे या ना काटे वो बात की बात है, पहले वो आप पर डंक मारेगा और आपको डसेगा। यही स्थिति आज पाकिस्तान की हो गई है कि वो बेचारा ना निगल पा रहा है ना उगल पा रहा है। ईरान ने भी हमला कर दिया, पूरे वर्ल्ड में थू 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 होने लगी। तो भैया कैसा इस्लामिक मुल्क है जो दूसरे इस्लामिक मुल्क को परेशान करने में लगा हुआ है। खैर, अभी बहुत सारी बातें हैं, मैंने सारी चीजों को नोट डाउन करके रखा है। मैंने बताया कुछ एग्जांपल्स कि भाई क्या क्या हुआ था पाकिस्तान और ईरान में, वो सारी चीजें बताते हैं। दोनों देश एक दूसरे पे उकसावे का आरोप लगाते हैं कि भैया आपने 10-12 आतंकी संगठन को रखा हुआ है, तो दूसरा देश बोलता है कि तुमने भी 15-16 आतंकी संगठन को रखा हुआ जो हमारे देश में वो डिस्टर्ब करते हैं। तो दोनों एक दूसरे पे ने सांप पाला और सांप अब एक दूसरे को नहीं खुद को काट रहा है। खैर, जनवरी 2023 में बलूचिस्तान में एक हमले में 4 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ ने ईरान को ध्यान रखने की चेतावनी दी। मतलब साफ, किसी देश का प्रधानमंत्री किसी अगर दूसरे देश को इस तरह की चेतावनी देता है, मतलब सबूत उस देश के खिलाफ जरूर हो। खैर, अप्रैल 2023 में बलूचिस्तान में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में एक पाकिस्तान आर्मी के 4 जवान मारे गए। इसके 1 महीने बाद बॉर्डर पे हमले में ईरान के 6 सैनिकों की मौत हो गई। ईरान ने पाकिस्तान को वार्निंग दी। अब ईरान ने वार्निंग दे दी। पहले भैया ऐसा है कि पाकिस्तान ने वार्निंग दी, 2 साल के बाद ईरान ने वार्निंग दे दी। दिसंबर 2023 में ईरान के रस्क में पुलिस पर हमला हुआ और उसमें 11 पुलिस वाले मारे गए। तब ईरान के गृह मंत्री ने पाकिस्तान को जैश अल अदल पे लगाम लगाने के लिए कहा था। ये घटना ठीक 1 महीने पहले की, दिसंबर 2023 में, जब 11 पुलिस वाले ईरान में मारे जाते हैं और जिस जैश अल अदल पर इसके इल्जाम लगते हैं वो पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकी संगठन है, जिसको रोकने के लिए ईरान ने कहा था। महीने भर में कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिर आया 16 जनवरी 2024, जब ईरान ने बिना वार्निंग दिए पाकिस्तान के सीमा में घुस के बमबारी कर दी। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इस हमले में जैश अल अदल के 2 ठिकानों को निशाना बनाया गया। मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए इस ईरान ने दावा किया कि हमला सफल रहा है। जैश अल अदल को काफी सारा नुकसान हुआ है। मतलब कमाल की बात है, दोनों देश एक दूसरे पे हमला करने पे से बाज नहीं आ रहे हैं।
और हमारे देश के कुछ ऐसे चरमपंथी जो उन्हीं का गुण गाते हैं। खैर, अभी मामला अपने देश का तो है नहीं, दूसरे देश का है, लेकिन भारत की सभ्यता संस्कृति ऐसी है कि अगर पड़ोसी को भी दुख होता है तो हमें भी दुख होता है। इस वजह से दुख हमें भी है कि अगर पड़ोसी डिस्टर्ब होगा तो कहीं न कहीं उसकी आँच हमारे ऊपर भी आएगी। हालाँकि भारत ने अपना जो बयान है वो दे दिया है, पाकिस्तान ने भी अपना बयान दे दिया है। अब जैश अल अदल की कहानी क्या है? ये भैया क्या है? ये कौन सी चीज है? अब जैसे मोहम्मद सुना, तहरीक तालिबान सुना और कश्मीर में जो है कुछ जैसे मोहम्मद टाइप के संगठन ऐसे सुना। ये भी एक ऐसा ही आतंकी संगठन। जैश अल अदल एक सुन्नी आतंकी इस्लामिक संगठन है। ये ईरान में आत्मघाती धमाकों, किडनैपिंग, हत्या जैसे संगीन अपराधों में शामिल रहा है। अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की वेबसाइट पर छपी जानकारी के मुताबिक, मैं उसका लिंक कोशिश करूंगा कि इस कार्यक्रम के डिस्क्रिप्शन में रहे, अन्यथा आप इसके वेबसाइट पर जाकर खुद चेक कर सकते हैं। इस गुट की शुरुआत 2002 या 3 में हुई थी। जुंदल्लाह के नाम से संस्थापक अब्दुल मलिक रिगी था। उसके विद्रोह का मकसद था ईरान से आजादी। 2010 में रिगी को पकड़ा गया, उसको मौत की सजा मिली। रिगी के मौत के बाद जुंदल्लाह अलग अलग गुटों में बंट गया। इसमें सबसे पावरफुल गुट बना जैश अल अदल। अभी उसका लीडर अब्दुल रहमान मुल्ला जदेह उर्फ सलाउद्दीन फारूकी है। बड़ा नाम भी मतलब मुझे लगता है 200-300 गज का ही रहता है। अब्दुल रहमान मुल्ला जदेह उर्फ सलाउद्दीन फारूकी। खैर, नाम में क्या रखा है। ईरान का दावा है कि इस गुट को अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई से पैसा मिलता है। क्या दिलचस्प स्टोरी है भाई, कि इस्लाम का झंडा बुलंद करने वाले वैसे गुट पे आरोप लगाते हैं, वैसे देश पे आरोप लगाते हैं जो खुद इस्लाम का झंडा बुलंद करने में लगे हुए हैं। पता नहीं कौन किसका झंडा बुलंद कर रहे हैं, लेकिन पैसा उन्हें कहाँ से मिल रहा है? अमेरिका से, इजराइल से। और सुनिए, 2 ऐसे देश हैं, सऊदी अरब, यूएई, वो भी पैसे दे रहे हैं। तो समझना होगा, हमारे देश के लोगों को बहुत समझने की आवश्यकता है अभी कि आखिर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, बाहर के लोगों की स्थिति क्या है, हमारे यहाँ की स्थिति क्या है। खैर, बलूचिस्तान में जो हमले हुए थे उस पर पाकिस्तान अब क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है कि भैया हम तो एकदम हमले की कड़ी निंदा करते हैं, और आज प्रेस रिलीज जारी करके भी कह दिया कि हमने भी हमला कर दिया है ईरान के उस क्षेत्र में, सिस्तान वाले क्षेत्र में, और कहा कि हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है, उसका अंजाम बुरा होगा, पूरी जिम्मेदारी ईरान की होगी। और पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि हमले में 2 बच्चों की मौत हुई है, जबकि 3 लड़कियां घायल हो गई। पाकिस्तान सरकार ने ईरान के प्रतिनिधि को तलब किया, मतलब बुलाया, तो भैया आओ, इसका जवाब दो। लेकिन राजदूत पाकिस्तान में न होकर ईरान में है। अगली सूचना तक उनके लौटने पर रोक लगी रहेगी। उसके अलावा पाकिस्तान ने ईरान से अपने राजदूत वापस बुलाने का फैसला ले लिया, मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन को कमजोर करने की कड़ी शुरू हो। 17 फरवरी को पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने इसका ऐलान किया था कि भैया हमने ईरान से अपने डिप्लोमेट्स वापस करने शुरू कर दिए। ईरान की सरकार ने अभी आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं कहा, हालांकि सरकारी मीडिया हमले का जमकर प्रचार प्रसार कर रही है। भैया वहां भी मीडिया है, वहां के भी पीएम है, वहां के भी शासक हैं, तो जो मीडिया होगी पता नहीं हमारे यहाँ क्या कहते हैं, उनके यहाँ भी कुछ ना कुछ कहते ही हैं। खैर, पाकिस्तान पे ईरान के हमले की टाइमिंग बेहद दिलचस्प है। ये ऐसे समय में हुआ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवारुल हक ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान से मीटिंग कर रहे थे। एक कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने आपको बतला दिया था। कितना मतलब कमाल की बात है कि एक तरफ 2 नेता, 2 बड़े नेता दोनों देश के बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, उससे बड़ा हमला हो जाता है। बताइए क्या होगा इन मुल्कों का, इन देशों का। 16 जनवरी को पाकिस्तान और ईरान की नौसेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया था। अब क्या मतलब फैक्ट है कि उसी दिन पाकिस्तान और ईरान की नेवी ने भी कंबाइंड कॉम्बैट प्रैक्टिस किया था। इसके अलावा दोनों देश के शीर्ष अधिकारियों के बीच कुछ भी मीटिंग्स थी। बॉर्डर सिक्योरिटी, दोनों देशों में स्थिरता जैसे मसलों पर बात होनी थी।
ये कितना कमाल का बात है, कितना कमाल का मामला है कि उसी दिन हमला होता है जिस दिन दोनों देश के नेवी का जॉइंट एक वेंचर होता है, कॉम्बैट ट्रेनिंग होती है। उसी दिन आप जो आपके विदेश मंत्री हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ बैठक होती है और भी बातचीत होनी थी, और उसी दिन ईरान ने हमला किया। टाइमिंग बहुत सटीक चुना है। ये सीख लेनी होगी भारत के नौकरशाहों को, भारत के बड़े बड़े जो थिंक टैंक्स हैं उनको, भैया भरोसे में, दोस्ती के भरोसे में कुछ नहीं होने वाला। वैसे भारत ऐसा धोखा बार बार खा चुका है, चाइना से पहली बार खाया था। हिंदी चीनी भाई भाई, और क्या हो गया था सबको पता है। खैर, अब रिएक्शन आने बाकी है। पाकिस्तान के पूर्व जो एक्स पीएम है वो कहते हैं, जो शहबाज शरीफ साहब, कि मैं दुखी हूँ भैया, बहुत दुखी हूँ, हद से ज्यादा दुखी हूँ। आज तक मैंने हमेशा अ, अहिंसा परमो धर्म कहा था, लेकिन पता नहीं हिंसा कैसे हो रहा। ये हमने दोनों देश की दोस्ती के लिए धप्पा है। चीन ने दोनों देश को संयम बरतने की अपील की। बताइए, चीन जैसा मुल्क जिसको कोरोना जैसे वायरस को फैलाने का जिस पे आरोप लगा है, जिससे पूरे विश्व को अस्थिर कर दिया, वो अब इन दोनों देशों को शांत रहने की बात कहता है। और कहेगा क्यों नहीं, कि दोनों देश को जम के कर्ज देता है, या कर्ज लेने वाले कर्ज देने वाले से दब के रहते ही। खैर, ईरान अब पाकिस्तान में ही हमला नहीं किया है, ईरान ने और भी देशों पे हमला किया है। जी हाँ, ईरान पिछले 2 दिनों से, मतलब 15-14 जनवरी और 15 जनवरी को दो दूसरे देशों में अटैक किया। 15 जनवरी को उसने इराक और सीरिया में बमबारी की। कहा कि हमले में मोसाद के अड्डे, जो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसके अड्डे जो थे, और आईएसआईएस को निशाना बनाया गया। अब देखिए बातों को कैसे घुमाया जाता है कि भैया हम सीरिया और इराक पे इसलिए हमला कर रहे हैं कि आईएसआईएस को तो निपटाएंगे ही, वहां मोसाद का अपना जो कुछ अड्डा है, छुपा हुआ अड्डा, उसे भी निपटा डालेंगे। खैर, और सबसे बड़ी बात कि सीरिया में जो सरकार है वो ईरान से सपोर्टेड सरकार है। कितनी कमाल की बात है। वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद का ईरान को सपोर्ट मिला हुआ, ईरान का सपोर्ट मिला, लेकिन इराक ने नाराजगी जताई। उसने ईरान से अपने राजदूत वापस बुला लिया। सीरिया और इराक में ईरान के बमबारी को अमेरिका और इसराइल के चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल अमेरिका और इसराइल पिछले कुछ समय से ईरान समर्थित गुटों पे हमला कर रहे थे। देखा ही होगा कि समुद्र से जो जहाज आता है उस पर कुछ आतंकवादियों ने हमला किया, उसके बाद अमेरिका ने उस पर हमला किया, इसराइल ने हमला किया, चल ही रहा है, हमला तो चल ही रहा है। तब उसी वक्त ईरान ने बदला लेने की धमकी दे दी थी, लेकिन धमकी के चक्कर में बेचारा पाकिस्तान पिस गया। हालांकि पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बमबारी की असली वजह पता नहीं चली है। ईरान बरसों से जैश अल अदल जैसे संगठनों से परेशान है। वो पाकिस्तान पर इन गुटों को पालने पोसने के आरोप पहले भी लगाता रहा है, मगर कभी सीमा में घुसकर हमला नहीं किया। पाकिस्तान क्या कर सकता है? जो भैया इस हमले के बाद पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा, और हालांकि पाकिस्तान ने दिया भी है, कह भी रहा है। तो जो कह रहा है तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन क्या कर सकता है? पहला जो प्रोबेबिलिटी है दोनों देशों के बीच में, ईरान के साथ डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ सकता है। हालांकि दोनों देशों ने अपने अपने डिप्लोमेट्स को बुला लिया है वापस। दूसरा, डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए विवाद को सुधारा जा सकता है। अब विवाद सुधारने के लिए दोनों देशों को अपने अपने यहाँ के आतंकी संगठनों पर लगाम लगाना होगा, और ये सोचना होगा और समझना होगा कि सांप पाले नहीं जाते, सांप जंगल में रहते हैं, पालने वाली चीज नहीं है। इसलिए ऐसे आतंकी संगठनों को न पाला जाए, न पोसा जाए, न ही उन्हें सपोर्ट किया जाए। तीसरा, ईरान के तर्क से ही ईरान पे हमला कर सकता है। हालांकि जंग का खुला ऐलान होगा, मतलब पाकिस्तान जो है ईरान के तर्क से ईरान पे हमला कर दे खुले तौर पे, ना ही कोई ऐसा ना बोले कि भैया हम किसी आतंकी संगठन पे हमला करना, एकदम ओपन वॉर जिसे कहते हैं। हालांकि इस जंग का खुला असर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के बॉर्डर पे जरूर होगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर ईरान से ओपन वॉर स्टार्ट करता है तो पाकिस्तान अभी अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ इशू पे है, इशू डिस्प्यूटेड है, भारत के साथ है, और अंदर में आपसी कलह जो है वो तो है ही। कहीं